चले आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम लंदन को देख पाते हैं और यहाँ पर इस वक्त अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा होता है। वहीं खुदाई के वक्त उन्हें क्रूसेडर नाइट्स नाम के एक बहुत ही पुराने मकबरे का पता चलता है। देखा जाए तो ये खुदाई अब बहुत ही बेशकीमती हो चुकी थी और इसी वजह से यहाँ पर इस मकबरे को परखने के लिए डॉक्टर हेनरी पहुँचते हैं, जो कि वहाँ बने दीवार पर कुछ चित्रों को देख पाते हैं। इसे देखने के बाद वो बाकी लोगों से कहते हैं कि ये मकबरा प्राचीन काल के सबसे पुराने रहस्यों को उजागर करता है। इसमें ऐसे राज दफन हैं जो कि आज तक किसी के सामने नहीं आए। जिसके बाद ये कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है सन 1127 AD। यहाँ पर हम राजकुमारी एमनेट को देख पाते हैं, जो कि खूबसूरत, चालाक और साथ ही काफी बेरहम योद्धा होती है। और सबसे खास बात तो ये थी कि इस वक्त मिस्र की गद्दी की सबसे बड़ी वारिस यही थी, क्योंकि राजा की उसके अलावा और कोई दूसरी संतान नहीं थी। मगर जल्द ही उसके पिता एक दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें एक बेटा पैदा होता है। देखा जाए तो हमेशा लड़का ही किसी राज्य को चलाता है, तो इन्हीं पैरामीटर्स को देखते हुए अब वही बनने वाला था मिस्र की गद्दी का असली वारिस। मगर ये बात एमनेट को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो पूरे मिस्र की सत्ता अपने हाथों में लेना चाहती थी। इसलिए अब उसने चुना बुराई का रास्ता, जिसके बाद वो रात को अकेले कमरे में बैठकर अपने चारों तरफ आंख चला लेती है और बुराई के देवता सेट को बुलाती है। जिसके बाद उसकी प्रार्थना को सुनकर सेट वहाँ पर आता है और उसे एक तिलिस्मी खंजर देता है। जैसे वो उस खंजर को छूती है, उसकी पूरी बॉडी पर टैटूज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली एक मिस्र की पौराणिक भाषा थी जिसके अंदर काले मंत्र लिखे थे। और अब धीरे धीरे करके एमनेट का एक नया जन्म होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसके शरीर से उसकी इंसानियत खत्म हो चुकी थी और एक राक्षस ने नया जन्म लिया था। इस नई ताकत के बाद में वो सबसे पहले जाती है अपने पिता के पास में और उस तिलिस्मी खंजर से उन्हें मौत के घाट उतार देती है और फिर जाकर अपने भाई को भी जान से मार देती है। लेकिन ये उसकी दरिंदगी खत्म नहीं हुई। अब वो चाहती थी कि वो सेट को इस धरती पर लेकर आ जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक इंसानी शरीर की जरूरत थी। इस वजह से वो अपने ही राज्य के एक इंसान को चुनती है। मगर इससे पहले कि वो उस शख्स को सेट के खंजर से जान से मारती, वहाँ पर राजा के सिपाही आकर उसे बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उसने राजा का कत्ल किया था। और उसे सजा के तौर पर जिंदा ही पट्टियों में बांध दिया जाता है और मिस्र से बहुत दूर जमीन की कई गहराइयों में उसे जिंदा गाड़ दिया जाता है। जिसके बाद में कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम इराक के अंदर दो दोस्तों को देख पाते हैं, निक और एरिक। ये दोनों ही बेसिकली यूएस सोल्जर्स होते हैं। निक के पास में एक नक्शा था जो कि थोड़े टाइम पहले उसने एक आर्कियोलॉजिस्ट से चुराया था। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस नक्शे के अंदर जिस लोकेशन पर हमें पहुंचना है, वहाँ पर बहुत ही पुरानी बेशकीमती और हीरे जवाहरातों से भरी चीजें मौजूद हैं। और अब निक चाहता है कि वो इन सभी चीजों को पाले ताकि वो इन्हें दुगनी कीमत पर बेचकर काफी ज्यादा अमीर बन जाए। लेकिन जब ये उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो इनके ऊपर वहीं के लोगों का हमला हो जाता है। इस वजह से एरिक उन दोनों की ही जान बचाने के लिए हवाई सहायता मंगवाता है और तभी वहाँ पर यूएस आर्मी पहुंच जाती है, जिन्हें लीड कर रहे थे सार्जेंट बांस, जो कि वह पहुंचते के साथ ही इन दोनों को बचा लेते हैं। और तभी वहाँ पर वही आर्कियोलॉजिस्ट पहुंच जाती है जिसका नाम था जेनिफर, जिसका नक्शा आज से 3 दिन पहले निक ने चुराया था। सबसे पहले जेनिफर निक में एक थप्पड़ जड़ देती है और निक से अपना नक्शा वापस मांगती है, लेकिन निक उसे साफ मना कर देता है। तब ये दोनों देख पाते हैं कि जो मिसाइल ऊपर से आकर गिरी थी और एक जमीन में छेद हुआ था, उस वजह से एक नए मकबरे का रास्ता खुल गया है। और ऐसा लग रहा था मानो कि ये कोई पुराने वक्त का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर हो। जिसके बाद वो निक और एरिक के साथ नीचे पहुंचती है। तभी वहाँ पर निक के हाथ पर एक पानी की बूंद गिरती है और जब जेनिफर उस बूंद को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो पानी नहीं बल्कि मर्क्यूरी था, जो कि जमीन पर गिरने के बाद एक छोटे से चौकोर खड्डे में नीचे की ओर जा रहा था। वहीं पर एक छोटा सा रास्ता बना था जिसे फॉलो करते करते ये तीनों उस गड्ढे के और नीचे तक जाते हैं, जहाँ पर इन्हें मर्क्यूरी से भरा एक कुएं दिखाई पड़ता है, जिसके चारों तरफ 6 गार्ड्स खड़े थे और इन सभी की नजरें कुएं पर ही थी। उस कुएं के बीच में 4 रस्सियां लटक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि किसी चीज को उनके बीच में डाला गया है। तब यहाँ पर जेनिफर समझ जाती है कि ये कोई मकबरा नहीं है बल्कि एक जेल है, जहाँ पर किसी कैदी को कैद करके रखा गया है। और साथ ही वो निक को ये भी बताती है कि यहाँ पर पारा इसलिए भरा गया है क्योंकि पारा बुरी शक्तियों को दूर रखता है। लेकिन ये मिस्ट्री अभी तक बनी हुई थी कि आखिर इस कुएं में क्या हो सकता है। तभी निक अपनी बंदूक निकालता है और उन रस्सियों में से एक रस्सी पर गोली चला देता है। उस रस्सी के टूट जाने की वजह से एक पत्थर की भारी शिला जमीन पर आने लगती है और उस पारे के अंदर जो बड़ा सा ताबूत था वो धीरे धीरे करके ऊपर आने लगता है। बेसिकली ये वही एमनेट का ताबूत था जिसे कि आज से 1127 AD के अंदर मिस्र में कहीं यूं ही छिपा दिया गया था ताकि कोई भी इसे वापस ढूंढ ना पाए, क्योंकि उसमें एक शैतानी आत्मा बस चुकी थी। तभी यहाँ पर इन दोनों की नजर जमीन के नीचे से आती बहुत सारी मकड़ियों पर जाती है। उन्हीं में से एक मकड़ी एरिक
निक को काट भी जाती है। मीनवाइल यहाँ पर निक को विजन्स आने लगते हैं, जो कि खाली रेगिस्तान में अपनी आंखों के सामने एमनेट को देखता है, जहाँ पर एमनेट उसे ये कह रही थी कि तुमने मुझे आजाद किया, अब तुम मेरे हुए, मैंने तुम्हें अपने खास काम के लिए चुन लिया है। और तभी निक की आंखें खुलती है और वो वापस से अगेन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। निक जानता था कि ये ताबूत काफी ज्यादा कीमती और पौराणिक है, तो इसलिए वो उस हवाई जहाज के साथ में इस ताबूत को अपने साथ ही ले जाते हैं। उसी वक्त हम बेहोश पड़े एरिक को देख पाते हैं, जिसे कि उस मकड़ी ने काट लिया था, और यहाँ पर धीरे धीरे करके वो एमनेट का शिकार बनता जाता है और अब एक एक करके वो अपने रास्ते को साफ करता जाता है। वो वहाँ पर मौजूद सभी सैनिकों को जान से मार डालता है। निक ऐसा नहीं चाहता था कि एरिक ऐसा कुछ करे, इसलिए वो अपनी बंदूक से फाइनली उसे शूट कर देता है। ऐसा होने पर एमनेट की आत्मा को और ज्यादा ठेस पहुंचती है और तभी हम देख पाते हैं कि आसमान में ढेर सारे कौवे उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इनका प्लेन क्रैश होने लगता है। लेकिन निक नहीं चाहता था कि कैसे भी जेनिफर इस पूरे फचड़े में फंसे, इसलिए वो उसे पैराशूट बांधकर इस प्लेन से दूर कर देता है। और वहाँ पर एक ही पैराशूट मौजूद होने की वजह से निक की वहाँ पर उस प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है, जिसके बाद में हमें शव गृह दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी डेड बॉडीज पड़ी थी जो कि इस प्लेन क्रैश के बाद में बरामद हुई थी। लेकिन वहाँ जो निक की बॉडी पड़ी थी उसके अंदर से निक फिर से जाग खड़ा होता है और उसकी पूरी बॉडी एकदम रिफ्रेश हो चुकी थी, ना ही कोई दाग था और ना ही कोई निशान। ऐसा लग रहा था मानो कि उसका कोई बुरा एक्सीडेंट कभी हुआ ही ना हो। उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर्स और साथ ही जेनिफर पहुँचते हैं, जो कि ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर निक वापस से बिल्कुल सही सलामत खड़ा कैसे हो गया, क्योंकि इस बात को सबने मान लिया था कि निक उस हादसे में मर चुका था। जब निक वहाँ से वॉशरूम पहुँचता है तो अपने ही दोस्त एरिक की आत्मा उसे सामने दिखाई पड़ती है, जहाँ पर वो निक को बताता है कि हम दोनों ही श्रापित हैं, लेकिन खास बात यह है कि एमनेट ने एक बड़े काम के लिए तुम्हें चुना है और इसी वजह से तुम प्लेन क्रैश में बच गए थे। बहुत ही जल्द एमनेट तुम्हें उस खास खंजर से मारेगी जो कि उसे बुराइयों के देवता सेट ने दिया था, और इसी खंजर की मदद से वो सेट को इस धरती पर लेकर आएगी, जिसके बाद सेट तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके इस धरती पर रहेगा। जिस पर निक विश्वास नहीं करता और वहाँ से बाहर निकल जाता है, मगर उसके विजन्स उसका पीछा नहीं छोड़ते। तभी जमीन पर एक क्रीचर जिसके आसपास काफी सारे चूहे घूम रहे थे वो उसका पीछा करने लगता है। वो सारे चूहे मिलकर निक पर हमला कर देते हैं, उसे नोचने लगते हैं, काटने लगते हैं, मगर इससे पहले कि निक उस सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे आता, वहाँ पर जेनिफर पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। हालांकि निक वहाँ पर उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या बीत रहा है, मगर जेनिफर उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तब निक उसे कहता है कि मैं उस जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ था, वहाँ पर एमनेट का ताबूत है, मुझे वो चाहिए। जिसके बाद ये दोनों ही एक पुलिस की गाड़ी को चुरा कर सीधा एमनेट के ताबूत की ओर निकल पड़ते हैं। मीनवाइल हम एमनेट को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त ताबूत से बाहर आ चुकी थी और आसपास मौजूद सभी लोगों के शरीर को चूस चूस कर अपने पुराने शरीर को वापस से एक सही कंडीशन में लेकर आ रही थी। उसी वक्त वहाँ पर निक और जेनिफर भी पहुंच जाते हैं और जब ये दोनों आगे बढ़ रहे होते तभी एक साया आकर वहाँ से निक को ले जाता है। बेसिकली यहाँ पर निक को कुछ ज़ॉम्बीज ने पकड़ रखा होता है और इन सभी ज़ॉम्बीज को बनाया था एमनेट ने अपनी उन्हीं काली ताकतों की मदद से। इन सभी ज़ॉम्बीज के शरीर से इनका खून जा चुका था, क्योंकि वो खून एमनेट ने अपने शरीर को वापस पाने के लिए और खुद को तरोताजा रखने के लिए खींच लिया था। तभी एमनेट भी वहाँ पर पहुंच जाती है और उसके हाथ में वो खंजर होता है जो कि सालों पहले उसे सेट ने दिया था। और जैसे ही वो निक को मारने वाली होती है तभी उसका ध्यान जाता है कि इस खंजर पर कभी एक रेड कलर का रूबी रखा हुआ था, मगर इस वक्त वो रूबी यहाँ पर नहीं थी। अगर उसने बिना रूबी के निक को जान से मारा तो सेट कभी इस धरती पर नहीं आ पाएगा और हमेशा के लिए बेशुमार ताकत पाने का उसका ये सपना हमेशा के लिए एक सपना ही रह जाएगा। तभी यहाँ पर जेनिफर पहुंचती है। वहाँ पर जेनिफर को देखकर एमनेट सीधा उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी मौका पाकर निक उसे पीछे से खंजर मार देता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है और वो वहाँ से जेनिफर को लेकर एक कार में भागने लगता है। लेकिन एमनेट तो एक शैतान थी जिसके पास में कहीं पर भी आने जाने की तेज फुर्ती वाली शक्ति थी और वो सीधा उन्हीं की कार में ही पहुंच जाती। वो उसे जैसे ही मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर हेनरी के कुछ सोल्जर्स आकर एमनेट को अपना निशाना बना लेते हैं, जिसके बाद में हेनरी के सोल्जर्स निक और साथ ही जेनिफर को अपने साथ एक लैब में ले जाते हैं और यहाँ पर होता है एक सबसे बड़े राज से पर्दाफाश और हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि इतने टाइम से जेनिफर डॉक्टर हेनरी के लिए ही काम कर रही थी। वहीं पर हम एमनेट को भी देख पाते हैं जिसे कि इस वक्त मर्क्यूरी लगाकर जंजीरों में कैद कर दिया गया था। सिर्फ एक मर्क्यूरी ही था जिससे कि शैतानी आत्माएं और ताकतें अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाती। एमनेट निक को कहते हैं कि जल्द ही तुम्हारा शरीर एक ऐसे देवता में बदल जाएगा जिसका ना तो कोई कुछ बिगाड़ सकता है और न ही कभी जान से मार सकता है। तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और मैं तुम्हारी रानी बनकर इसी धरती पर रहूंगी। और तभी उसकी कुछ मैजिकल मकड़ियां आकर उन्हीं के गार्ड में से एक को इन्फेक्टेड कर
कर देती है और वो गार्ड्स वो सारी मशीन्स बंद कर देता है जो कि पारा एमिनेट के शरीर में डाला जा रहा था। और उसी वक्त एमिनेट अपने आप को आजाद कर लेती है और वहाँ के लोगों को जान से मारने लगती है। मीनवाइल यहाँ जेनिफर निक को बताती है कि मैं जानती हूँ कि इस पूरे बड़े हादसे को रोका कैसे जा सकता है। हमें जाकर सबसे पहले उस रूबी को तोड़ना पड़ेगा जो कि उस खंजर के ऊपर लगी थी, क्योंकि सारी ताकतें उस रूबी से इस खंजर में पहुंचती है और मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद ये दोनों ही बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एमिनेट ऐसा चाहती नहीं थी, इसलिए वो भी बाहर आकर बुराई के राक्षस सेट का आह्वान करती है और तभी मिस्र की रेत आकर पूरे लंदन शहर को अपनी खुराक बना लेती है। पूरा शहर रेत से ढक जाता है। उस रेत के कोहरे से बचने के लिए निक और जेनिफर अंडरग्राउंड रेल ट्रैक पर पहुंचते हैं। बेसिकली ये वही टनल होता है जिसके नीचे क्रूसेडर नाइट्स का एक मकबरा मिला था इस मूवी की स्टार्टिंग में। जेनिफर जानती थी कि क्रूसेडर नाइट्स के उसी मकबरे के ऊपर वो रूबी लगा है जो कि खंजर से हटाया गया था ताकि उसकी शक्तियों को कभी भी पूरी ताकत न मिल पाए। हालांकि निक और जेनिफर उस रूबी को तबाह कर पाए, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एमिनेट पहुंच जाती है और अपनी ताकतों से क्रूसेडर नाइट्स के जितने भी ममीज होते हैं उन सभी को जिंदा ज़ॉम्बी में बदल देती है। और फाइनली अब वो रूबी उसके हाथ में होता है जिसे कि वो अपने खंजर में लगा देती है। लेकिन कैसे तैसे निक और जेनिफर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर उनके पीछे इस वक्त सभी ममीज और ज़ॉम्बीज की बड़ी आर्मी लग चुकी थी जो कि उनके खून के प्यासी थी। वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में गिर जाते हैं। हालांकि निक काफी कोशिश करता है कि वो जेनिफर को बचा ले, मगर पानी में डूबने की वजह से जेनिफर की जान चली जाती है। वो वहाँ पर काफी रोने लगता है, बिल्कुल टूट सा जाता है। और तभी वहाँ पर एमिनेट पहुंचती और अपने अनुष्ठान यानी कि अपने रिचुअल को करना स्टार्ट करती है ताकि वो सेट को इस धरती पर लेकर आ सके। और फिर वो अपना खंजर निकालती है ताकि निक को मारकर सेट को आजाद कर दे हमेशा के लिए। निक उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, तब वहाँ पर वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अलग अलग बातें बताती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि ना तो तुम्हें कोई मार पाएगा और ना ही कोई हरा पाएगा। उसकी बातों में आकर निक अपने आप को ही खंजर मार लेता है और तभी सेट की सारी बुरी ताकतें उसके अंदर आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर निक की नजर जेनिफर पर जाती है और तब उसे लगता है कि वो गलत कर रहा है। अपने कॉन्शियस माइंड में आकर सबसे पहले तो निक वहीं पर एमिनेट को जान से मार डालता है और उसकी ताकत निकाल कर जेनिफर को जिंदा कर देता है। हालांकि सेट की बुरी ताकतें तो इस वक्त निक के शरीर में होती है, मगर निक का पूरी तरीके से अपने शरीर पर काबू होता है और वो कहीं कुछ बुरा न कर बैठे, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद में जेनिफर की मुलाकात हेनरी से होती है और हेनरी उसे बताता है कि निक यहाँ से कहीं दूर निकल चुका है, न जाने वो कहाँ पर होगा और क्या कर रहा होगा, मगर खतरा इस वक्त भी धरती पर मौजूद है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वहीं पर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि रेगिस्तान की ओर निक चला जा रहा होता है और उसके अंदर अब भी सेट की ताकत होती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है।